नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अफसरों की कार्यशैली से सीएम योगी नाराज हैं। अफसरों की कार्यशैली से नाराज है सीएम योगी। मंत्रियों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जल शक्ति विभाग में अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, कल मंत्री दिनेश खटीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बैठक में दिनेश खटीक ने सीएम को जानकारी दी, सारी जानकारी दी है। मंत्री कई विभागों के अफसरों से नाराज हैं। नकारा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अफसरों की कार्यशैली से सीएम योगी नाराज बताए जा रहे हैं और मंत्रियों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। जल शक्ति विभाग में अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों की शिकायत पर अब अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जल शक्ति विभाग में अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। जल शक्ति विभाग में अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कल मंत्री दिनेश खटीक ने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और बैठक में दिनेश खटीक ने सीएम को सारी जानकारी उपलब्ध कराई, सारी जानकारी दी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसरों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश नहीं है, नाराज हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूजल सप्ताह का समापन करने जा रहे हैं। सीएम योगी भूजल सप्ताह का समापन करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री दिनेश खटीक, रामकेश निषाद मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का समापन होगा। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में इसका समापन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भूजल सप्ताह का समापन करने जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री दिनेश खटीक, रामकेश निषाद भी मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे का वक्त यानी लगभग आधे घंटे के बाद इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लोक भवन सभागार में समापन किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी भूजल सप्ताह का आज समापन करने जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ बागी आवाज उठा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को शासन ने वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी है। ये सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी है। शासन के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। पहले भाजपा और फिर सपा से गठबंधन कर लगातार दूसरी बार विधायक बने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर राजनीतिक सुर्खियों में बने रहते हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली है और हार के बाद से ही वो न सिर्फ सपा के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि अखिलेश यादव को नसीहत देने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खड़े रहे। इसके बाद से ही वो लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और सपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और इसी बीच शासन के आदेश पर ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गाजीपुर पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा देने के साथ ही शासन को अवगत करा दिया है। सीधा रुख कर लेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, पहले हम देख रहे थे कि राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत दी, अब खुलकर वो उनके विरोध में भी सामने आ रहे हैं और साथ ही उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनावों में हार की जो टीस है वो इस तरह से निकल रही है? देखिए अमित, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आरोप भी लगा रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति चुनाव का जब परिणाम आया उसके थोड़ी देर बाद इनको राजभर को इनाम मिल गया। राष्ट्रपति का समर्थन भी किया था मुर्मू का ओम प्रकाश राजभर ने और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराई। हालांकि पहले ही आवेदन उन्होंने किया था सुरक्षा को लेकर के, जब उन पर उनके ही क्षेत्र में हमले की बात आई थी, हालांकि उस पर मुकदमा भी ओम प्रकाश राजभर पर लिखा गया था। उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात की थी इस मामले को लेकर के, लेकिन अभी तक जिस तरीके से मामला चला रहा था, दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयान अखिलेश के खिलाफ आ रहे हैं, अखिलेश को नसीहत के
के बयान चाहे बात करें या फिर लगातार दोनों जो गठबंधन की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, दोनों तरफ से लमसम तलवारें खिंच चुकी हैं, लेकिन पहल करने वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ओम प्रकाश राजभर का कहना है अखिलेश यादव जवाब दे दे तो मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से देखना राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, उसको लेकर भाजपा ने अपना पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा इस मामले को लेकर के, क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है वो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर थोड़ी जो पब्लिक में या फिर अपने सपोर्टरों के एक अच्छी पकड़ रखते हैं, एक बड़ा जनाधार उनके साथ में है, एक बड़ा तबका उनके साथ में है। निश्चित रूप से भाजपा 2024 से पहले कोशिश करेगी कि उनको अपने पाले में लाए और ये जो गठबंधन में फूट मची है उसका वो फायदा उठाए। मुझे लगता है यही वजह है और राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं कि जो 2024 को देखते हुए भाजपा ने एक ट्रम्प खेला है कि ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है, लोग आशंका भी कर रहे हैं कि भाजपा में ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं। अमित, आशंका तो पहले से ही अनूप इसकी लगातार बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार वो अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में सपा की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह का रिएक्शन आया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब भी ओम प्रकाश राजभर के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से यहां तक कि अखिलेश यादव से भी जब बात की गई है तो उनका साफ तौर से कहना है कि जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। यानी उधर से हरी झंडी है, आप अपने मर्जी से जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन गठबंधन में कुछ शर्तें भी उस समय हुई थी। ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं कि उनको भी कोई बहाना मिले या फिर उनकी पार्टी से मनाही हो जाए कि गठबंधन तोड़ रहे हैं, उसके बाद उनका अगला फैसला क्या होगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बीएसपी के भी संपर्क में है। जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं मायावती से बात करूंगा और अखिलेश यादव और मायावती की लड़ाई में उनके जो समाज के लोगों का नुकसान हो रहा है, दलित वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए। ये भी ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था। तो यानी अब देखना ये होगा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के बाद राजभर का कैसा मन बदलता है। क्या बीएसपी की तरफ जिस तरीके से मायावती के मुलाकात करने की बात कही थी, बीएसपी तरफ रुझान करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि गठबंधन में बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, दोनों तरफ से जो दीवारें हैं मनमुटाव की वो खड़ी हो चुकी हैं, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की तरफ देखा जाए या फिर अखिलेश यादव या तमाम उनके जो करीबी नेता हैं, समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाला बात ये होगी अमित, जब ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, क्या वाकई गठबंधन वो तोड़ देंगे, ये सब तमाम चीजें अभी पहलू में हैं, अब आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, देखना होगा क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में, और देखना होगा कि उनका अगला मूव क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यूपी में सियासी ट्विटर वॉर जारी है। अखिलेश के ट्वीट पर मंत्री नंद गोपाल का पलटवार आया। बड़ी खबर आपको बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यूपी में सियासी ट्विटर वॉर जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, इस पर मंत्री नंद गोपाल का पलटवार भी आ चुका है। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश जी थोड़ा पढ़ दिखकर पोस्ट करना चाहिए। एक्सप्रेसवे पर दोबारा सरफेस लेयर का काम हो रहा है। अखिलेश ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में रोड के धंसने की बात कही गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इस मामले में सपा प्रमुख को जवाब दिया। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अखिलेश यादव, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व सीएम की मर्यादा के अनुसार थोड़ा पढ़ दिख कर पोस्ट कीजिए। देखिए, नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ट्वीट भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। अखिलेश यादव को टैग करते हुए बाकायदा उन्होंने अखिलेश के ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब दिया है। आखिर में लिखा है नंद कुमार गुप्ता नंदी ने, कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये ट्वीट है, मंत्री हैं योगी सरकार में, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए सवाल उठाए थे, एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। सवाल क्यों उठे ये भी आपको बता दें। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़े स्तर पर उद्घाटन किया गया था, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, और इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसकी गुणवत्ता पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है।
और रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी तौकीर किदवई का हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। तौकीर, ट्विटर पर इस पूरे एक्सप्रेसवे वाले मसले को लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। पहले अखिलेश यादव उस वीडियो को ट्वीट करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक्सप्रेसवे पर कुछ काम चल रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट पर यह लिखा कि गुणवत्ता विहीन एक्सप्रेसवे था और शुरुआती दौर में ही यह धंस गया, जिस पर नंद कुमार गुप्ता नंदी ने जवाब दिया। ये भी कहा अखिलेश यादव को कि आपको पढ़ लिखकर पोस्ट करना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तौकीर ये है कि क्या इस पूरे वीडियो की पुष्टि हो पाई है कि क्या एक्सप्रेसवे वाकई में धंसा था या फिर वास्तव में वहां पर लेयर चढ़ाने का काम हो रहा था, और किस तरह से इस पर अब तौकीर सियासत हो रही है? देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ था तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था 16 तारीख को। अभी फिलहाल 4 से 5 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन आज जब बारिश में वो इसका कुछ हिस्सा खराब हुआ था, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि गड्ढे उसके जो गड्ढे हैं वो निकलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के गड्ढे हैं। इसी की वजह से सवाल उठे हुए थे और खास बात है कि वीडियो काफी वायरल भी हुआ। इसी को लेकर नंद गोपाल नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि अखिलेश यादव कहां से पढ़कर आए हैं, क्योंकि जब इस तरह की बारिश होती हो और कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, रोड की असमानता होती है, तो उसको फिर से बराबर किया जाता है। तो इस तरह के मामले, क्योंकि जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था 2016 में, तो उस वक्त भी आगरा एक्सप्रेस वे में पहले ही बारिश में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी, उसको लेकर भी वहां पर मरम्मत का कार्य किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्निकली इसको समझना होगा कि जब एक्सप्रेस वे बनते हैं तो नई सड़क का निर्माण होता है और उसमें मिट्टी का भी काम होता है, पूरी तरह से मिट्टी पटाई होती है, उसके बाद एक्सप्रेस वे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है उसका असर जरूर देखने को मिलता है और यही हाल बुंदेलखंड के साथ भी हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जब बारिश का पहला जब मानसून आया है और जब बारिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्से उसके जरूर खराब हुए। इसकी वजह से वहां पर असमानता पाई गई, कुछ रोडों पे गड्ढे हो गए और वहां पर अब बराबरी का काम चल रहा है। लेकिन इसको लेकर ट्विटर वार जरूर छिड़ा हुआ है दोनों लोगों में। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री है, एक तरफ कैबिनेट मंत्री हैं। अब दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कोई इसको टेक्निकल खामी बता रहा है, कोई इसे भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे बता रहा है। तो इसी को लेकर फिलहाल एक नई बहस छिड़ गई है। अब उसके अलावा कई और नेता हैं जो भी इस लाइन में खड़े हो गए हैं और ट्विटर पे एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं कि किसका एक्सप्रेस वे ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, आपने सही कहा, क्योंकि जो तमाम विपक्षी दलों ने तो एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का, और जिस तरह से पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और बताया गया था कि अब ये निर्माण की बात पूरी तरह से बनकर तैयार है, तभी इसका उद्घाटन किया गया है। ऐसे में वापस से जब बारिश होती है तो इसका फिर से लेयर चढ़ाने का काम करना, ये भी काफी सवाल खड़े कर रहा है। तौकीर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। बढ़ते आगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिली है। यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिल गई है। सभाराज बने हैं एससीआरबी डीआईजी लखनऊ, स्वामी प्रसाद बने हैं डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ से, रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ। तो 18 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी गई है, नई तैनाती की गई है, नई पोस्टिंग है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिली है। सभाराज एससीआरबी डीआईजी बनाए गए हैं। वहीं लखनऊ में भी आपको बता दें कई पोस्टिंग हुई है। यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिली है। सभाराज बने हैं एससीआरबी डीआईजी लखनऊ, और इनके अलावा भी कुछ प्रमुख नाम है। स्वामी प्रसाद डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ बनाए गए हैं। देखिए तस्वीर भी सामने आ चुकी है इस पूरे निर्देश की, जिसमें इन 18 आईपीएस की नई तैनाती का जिक्र है, नई तैनाती का आदेश है। यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती दी गई है। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, 18 आईपीएस को नई तैनाती मिली है, कौन कौन से बड़े चेहरे, बड़े नाम आईपीएस में इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें 18 जो आईपीएस हैं वो हाल फिलहाल इसमें ज्यादातर वो नाम है जो अभी कुछ दिन पहले ही एसएसपी से डीआईजी हुए हैं। ये इनकी पहली तैनाती है और इसमें 2-4 नाम ऐसे हैं जो लंबे समय से अपने सीट पर बैठे हुए थे, उनको बदला गया है। तो फिलहाल इसमें जो सभाराज हैं और इसी तरह से राजीव मल्होत्रा हैं और सौमित्र यादव हैं जो रेलवे में एक लंबे समय से बैठे हुए थे, उनका प्रमोशन हो गया था। इसी चलते ये पूरे 18 आईपीएस में अगर देखेंगे तो करीब 90% ऐसे आईपीएस हैं जो फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही प्रमोट होकर डीआईजी हुए हैं, उनको नई तैनाती मिली है। तो इस लिस्ट में बहुत कुछ बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में एक बड़ी लिस्ट आने वाली है। 4 पीपीएस की भी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 4 पीपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। लेकिन 3 से 4 दिन में माना जा रहा है कि एक बड़ी लिस्ट आने वाली है जिसमें
बड़ा हेरफेर होगा और जिलों के कई कप्तान भी इसमें जिनको इधर से उधर फेंटा जाएगा। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 3 से 4 दिन का। माना यह भी जा रहा है कि कुछ मामलों को लेकर काफी नाराज भी थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर उन अफसरों की भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनके जिलों में किस तरह से काम हो रहा है। खासकर कुछ मामले जरूर ऐसे रहे, इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही थी। अब देखना होगा कि किन अफसरों पर गाज गिरती है और किसको तैनाती मिलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे पूर्वांचल की। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का हाई अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून टिहरी में भारी बारिश का अनुमान है। लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून टिहरी में भारी बारिश का अनुमान है। लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की गई है। देखिए तस्वीर भी सामने आ चुकी है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हादसे भी हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बस पलट गई, लोगों का जीना भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से आवागमन भी काफी प्रभावित हुआ है। लोग घर के अंदर रहने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के जो काम है वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं भारी बारिश के चलते। देहरादून टिहरी की बात करें तो यहाँ भी बारिश का अनुमान है। लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील प्रशासन ने की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून का हम रुख कर रहे थे, हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से इलाके आज प्रभावित हो सकते हैं भारी बारिश से? जी निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो देर शाम से ही बारिश हो रही है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी बारिश हो रही है। आम जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रखा है क्योंकि बारिश के चलते लोगों को जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। हालांकि शासन और प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वह नदी नालों के किनारे ना जाए और अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया था कि जहां से पूरी तरीके से जो जिलों की मॉनिटरिंग की जाती है और प्रदेश की मॉनिटरिंग की जाती है, उसका आपदा प्रबंधन विभाग का उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अधिकारी जो है वो अपना फोन बंद ना रखे। किसी भी परेशानी, अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो फोन ऑन रहे और लगातार राहत बचाव कार्य, अगर जरूरत पड़ती है तो राहत बचाव कार्य भी किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मानसून की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मौसम विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो रास्ते खोलने की बात है तो जेसीबीओ को लगाया गया है। जो रास्ते हैं, जहां रास्ते बंद हुए हैं वहां पर जेसीबी लगाई गई है और विभागीय अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि किसी भी जो घटना या दुर्घटना अगर होती है तो वहां पर तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां से मां गंगा का पवित्र जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों ने दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी तरह शिव भक्तों से सराबोर है। भगवा केसरिया रंग की पोशाक पहने, हाथों में कांवड़ यात्रा लिए, हर हर महादेव के जयकारों से कांवड़ पटरी और हाईवे गूंज रहा है। शिव भक्त बड़ी और छोटी कांवड़ के साथ अपने अपने स्थानों को लौटने लगे हैं। खास बात यह है कि बड़े बड़े डीजे लगाकर शिव पार्वती की पोशाक पहने दिल्ली और हरियाणा के कलाकार जमकर डांस कर रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए सड़कों पर भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो और फोटोज इनके लेते नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कांवड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी है। कांवड़ यात्रा में भिन्न भिन्न तरह की झांकियां भी देखने को मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इस बार कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बढ़ते आगे, भेड़ पालकों की आराध्य देवी और मदमहेश्वर घाटी के राकेश्वरी मंदिर रांसी में विराजमान मणामाई की लोकजात यात्रा का आगाज हो चुका है।
लोकजात यात्रा प्रथम रात्रि प्रवास के लिए सनियारा पहुंच चुकी है और 23 जुलाई को लोकजात यात्रा मणामाई धाम पहुंचेगी। 26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचने पर इसका समापन होगा। मणनामाई लोकजात यात्रा के मणना धाम पहुंचने तक कुछ अन्य श्रद्धालु भी लोकजात यात्रा में शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को मदमहेश्वर घाटी के राकेश्वरी मंदिर रांसी में विद्वान आचार्यों ने ब्रह्म बेला पर पंचांग पूजन के तहत भगवती राकेश्वरी मणनामाई सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया और सुबह 6 बजे मणनामाई की लोकजात यात्रा राकेश्वरी मंदिर से पौराणिक परंपराओं और वेद ऋचाओं के साथ मणना धाम के लिए रवाना हुई। मदमेश्वर घाटी के रांसी गांव से लगभग 39 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली के बुग्यालों के मध्य व चौखंबा की तलहटी में बसे भगवती मणना की लोकजात यात्रा आज सादगी से राकेश्वरी मंदिर रांसी से शुरू हो गई है। कई दशकों से चली परंपरा के अनुसार इस बार मणना माई की लोकजात यात्रा को भव्य बनाने के प्रयास किए गए थे, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने तथा मणना तीर्थ के निकट बहने वाली मंदानी नदी का बेग उफान में आने के कारण इस बार मणना लोकजात को सादगी से मनाया गया है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे फेयरवेल पार्टी देने जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे अशोका होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी और सीएम धामी भी इस पार्टी में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है और 25 जुलाई को देश को नई राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।